एक रामगढ़ नाम का गांव था जहां रामपाल और लीलावती रहा करते थे। उनके साथ मौली और मल्लू जो कि गधा और गधी थे वो भी रहा करते थे। रामपाल मल्लू और मौली को रोज अपने साथ काम पर ले जाता, दिन भर बहुत काम करवाता और शाम में सब घर आ जाते। एक रात मल्लू और मौली रामपाल के घर के बाहर सो रहे थे, तभी मौली जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये तो अपने मौली की आवाज लगती है। चलो देखते हैं। लीलावती और रामपाल दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि मौली दर्द से चिल्ला रही है। बधाई हो मल्लू, एक छोटा मल्लू आने वाला है। ये सुनकर मल्लू और मौली दोनों खुश होते हैं। ये दोनों कम थे क्या जो एक और आने वाला है? इतना खिलाएगा कौन? वैसे भी मार्केट आजकल मंदा चल रहा है। मल्लू और मौली को रामपाल के मुंह से ये बात सुनकर बुरा लगता है, पर वो खुश होते हैं क्योंकि उनके घर अब एक नया मेहमान आ रहा है। मालिक, कोई बात नहीं मालिक, हम लोग और कड़ा मेहनत करेंगे और मैं अपना आधा खाना खिला दूंगा अपने छोटे राजकुमार को। मौली मल्लू को देखकर मुस्कुराती है और फिर दोनों सोने चले जाते हैं। लीलावती बहुत खुश होती है। अरे भाग्यवान, इतना खुश क्यों हो रही हो? एक और खाने वाला आ जाएगा तो हम लोग क्या खिलाएंगे? आप इतना क्यों सोच रहे हो? मिल बांट कर खा लेंगे हम लोग। उसके बाद ये दोनों भी सोने जाते हैं, लेकिन रामपाल को नींद नहीं आती है। रामपाल मन में सोच रहा होता है, बाजार में मंदी है और एक खाने वाला और आ रहा है, हम लोग क्या खाएंगे? नहीं नहीं, मैं मौली को कहीं दूर छोड़ाऊंगा। अगली सुबह रामपाल मल्लू और मौली काम पर निकलते हैं। मल्लू आगे आगे चल रहा था, मौली और रामपाल पीछे पीछे। रामपाल मौली को एक दूसरे रास्ते में मोड़ देता है और कुछ देर चलने के बाद वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। मौली मन में कुछ सोचते हुए आगे बढ़ जाती है। रामपाल वापस सही रास्ते पर आ जाता है। मौली जब आगे देखती है कि मल्लू और रामपाल नहीं हैं, तो वो डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है। मल्लू, मल्लू, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? मल्लू दिन भर काम करके जब वापस घर जाने के वक्त मौली को वहाँ नहीं देखता है, तो वो इधर उधर मौली को ढूंढने लगता है। ओ मौली, मौली कहाँ हो तुम? मौली भी दिन भर भूखी प्यासी इधर उधर घूमते रहती है और मल्लू को ढूंढते रहती है। रामपाल मल्लू को घर ले जाने की कोशिश करता है, पर मल्लू इधर उधर घूमता हुआ मौली को खोजता रहता है। अरे क्या हुआ? घर चल, काफी देर हो गई है। रामपाल जबरदस्ती मल्लू के गले में रस्सी बांधकर घर ले आता है। लीलावती घर के बाहर ही खड़ी होती है। वो रामपाल और मल्लू को आते देख मौली के बारे में पूछती है। मौली कहाँ है? मल्लू मौली का नाम सुनकर ही जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। मौली कहीं खो गई है, हम लोग उसको बहुत ढूंढे लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उधर मौली को बहुत जोरों की भूख लगी हुई होती है, अपने घर और मल्लू को याद कर रही होती है और डर के एक पेड़ के नीचे छुप जाती है। पास में ही एक घना जंगल है। वहाँ शाम होते ही जंगल के जानवरों की आवाजें आने लगती हैं। मौली रोने लगती है। तुम कहाँ हो मल्लू? तभी एक शेरनी अपने बच्चों को लिए खाना ढूंढते हुए मौली के पास आ जाती है। आह गधी, वो भी इतनी मोटी ताजी, आज तो मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे। मौली शेरनी को देखकर घबरा जाती है। शेरनी मौली की तरफ आती है। मौली डरकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक गड्ढे में गिर जाती है। अब कहाँ जाएगी बचकर? देखो, मुझे मत खाओ, जाने दो मुझे। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मैं पहली बार माँ बनने वाली हूँ और अपने मल्लू से बिछड़ गई हूँ। शेरनी को थोड़ा दया आ जाता है। मैं भी एक माँ हूँ, आज मैं तुम्हें जाने देती हूँ, लेकिन अगर कल भी तुम यहीं रही तो मैं तुम्हें अपना शिकार बनाकर जरूर लेकर जाऊंगी अपने बच्चों के लिए।
और शेरनी मौली को गड्ढा से निकालने में मदद करती है और वहाँ से चली जाती है। मौली रात के वक्त वहीं जंगल के किनारे गुजारती है। अगली सुबह रामपाल के उठने से पहले ही लू गेट तोड़कर मौली को खोजने निकल पड़ता है। पूरा गांव में मौली मौली चिल्लाते हुए घूमता है। इधर मौली भी सुबह होते ही रास्ता ढूंढने में लग जाती है। गड्ढे में गिरने से उसके पैर में चोट लग जाती है। तभी मौली को बहुत जोरों से प्यास लगती है। मौली पास के घर में पानी पीने जाती है। अभी थोड़ा पानी पीती ही है कि वहाँ एक औरत आ जाती है और मौली को एक डंडा मार देती है। मौली जोर से चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है। भाग यहाँ से, चल भाग। शाम हो जाती है। मौली वही पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और सोचती है, आज शेरनी आएगी और मुझे खा जाएगी। बिना मल्लू के इस दुनिया में रहकर भी क्या फायदा। रामपाल को अपने किए पर पछतावा होता है। वो सोचता है, ऐसे तो मेरा सारा काम बर्बाद हो जाएगा और अगर ऐसे ही मल्लू कुछ नहीं खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा और मर जाएगा। रामपाल भी मौली को खोजने लगता है। रामपाल मल्लू को लेकर उस रास्ते पर जाता है जहाँ उसने मौली को छोड़ा था। मौली, ओ मौली! रामपाल मौली का नाम पुकारने लगता है। तभी पेड़ के नीचे बैठी मौली रामपाल की आवाज सुनाई पड़ती है। वो खुशी से झूम उठती है और आवाज की तरफ दौड़ती है। तभी वो शेरनी वहाँ आ जाती है और मौली को वहाँ देखकर उसको पकड़ने दौड़ती है। तभी मौली के सामने मल्लू खड़ा होता है और दोनों एक दूसरे को चाटने लगते हैं और गले लगा लेते हैं। शेरनी ये देखकर वहाँ से वापस चली जाती है। रामपाल, मल्लू और मौली तीनों खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। मौली को देखकर लीलावती बहुत खुश होती है और उसको बहुत सारा खाना खिलाती है। कुछ दिनों के बाद मौली प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। सब उसे बहुत प्यार करते हैं। रामपाल उस बच्चे का नाम नल्लू रखते हैं। लॉकडाउन में पुलिस। चल रहा है लॉकडाउन। सड़कें गलियां सुनसान। इस सन्नाटे में चुड़ैल और भूतों के तो बड़े न्यारे अपनी पैंतरेबाजी दिखाने खंडरों, कब्रिस्तानों, शमशानों से उतर आए सड़कों पर। नुक्कड़ पर लट्टू की चाय की दुकान बंद। दो भूत दीवार को भेदते हुए अंदर आ गए। लट्टुआ, कड़क चाय पिला तो मलाई मार के। अरे लट्टू बाबू, अगर आपने चाय नहीं पिलाई तो आपके दिल की भाजी हम यहीं आपके ही चूल्हे में पकाकर खा जाएंगे। लट्टू देखते ही समझ गया कि भूतों से पाला पड़ गया है। तभी दरवाजे पर धड़ाम से किसी भारी भरकम चीज के टकराने की आवाज हुई। अंदर कौन है? दुकान क्यों खोली? चाय की दुकान क्या जरूरी चीजों की दुकान है जो खोल ली? बाहर से किसी ने धड़ाम से दरवाजा खोल दिया। सामने थाने के पुलिस इंस्पेक्टर अपनी पूरी फौज के साथ खड़े थे। सर, मैंने दुकान कहाँ खोली? ये परलोक से आए हुए भूत हैं। मैं गरीब आदमी हूँ सर, इनके डर से मैं क्या करता। इंस्पेक्टर ने घूर कर दोनों को देखा। भूत? वाह, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये वाला मुहावरा तो यही जमेगा। चल भाई, डंडों की मजबूती दिखा लो। कहने भर की देर थी। पुलिस वाले टूट पड़े दोनों भूतों पर। डंडे से इतनी मरामत कर दी कि भूत अपने भूतिया जादू भी भूल गए। अब कान पकड़कर 100 उठक बैठक कर, डंडे के दर्द से आराम मिलेगा। दोनों भूत दर्द से कहराते हुए उठक बैठक लगाने लगे। ए, सुनो, लॉकडाउन में फिर अगर बाहर निकलकर भूतगिरी करने लगे तो चमड़ी उतार दूंगा मैं। जिंदगी भर के लिए भूतगिरी भूल जाओगे। अरे सर, वो देखिए, एक मोटरसाइकिल पर 3 सवारी आ रही है। जाने मत देना, रोको। मोटरसाइकिल वाले ने सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा चलाकर भागने की कोशिश की। एक कांस्टेबल ने पीछे वाले के पीठ पर जमकर एक डंडा बरसा दिया। लड़खड़ाते हुए बाइक रुक गई। अरे रोमियो माइकल जैक्सन, एक बाइक पर 3-3? अरे इनको शायद इजाजत है ऊपर से एक बाइक पर 3-3 चलने की। हम भूत के बेटे हैं, हम जो करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, हमसे पंगा मत लो। अरे यहाँ भी भूत,
हमारी क्या औकात है जो आपसे पंगे ले, पर हमारे डंडे आपसे गले मिलना चाहते हैं। ए, बुला लो उनको। इशारा काफी था। पुलिस वाले ने उन तीनों भूतिया रोमियो की डंडे से जमकर धुलाई कर दी। लगता है होश ठिकाने आ गए हैं भूतों के औलादों को। ये रोड तुम्हारे भूत बाप के नहीं है। अब अगर लॉकडाउन में रोड पर दिख गए तो लॉकअप में बंद करके बहुत मार मारूंगा। तुम्हारा भूत बाप भी नहीं आएगा बचाने। सर, एक कीमती कार आ रही है, वो देखिए। कार आकर गार्ड रेल पर रुकी। उसमें 2 औरत थी। एक औरत तमतमाती हुई बाहर निकली। कानून सबके लिए बराबर है, रोको। हाउ डे यू ऑफिसर, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं आपको जानकर क्या कर लूंगा। हमारी लेडी ऑफिसर आपसे जान पहचान बना लेगी। कार से दूसरी औरत भी बाहर आई। हम अपनी भांजी की शादी के संगीत पर जा रहे हैं, हमें रोको मत वरना सारी जिंदगी पछताओगे। परमिशन है आपके पास लॉकडाउन में जाने का? तुझे समझाया तो तू समझा नहीं। हम चुड़ैल हैं, हम हवा में तैर कर जाते हैं। सुनसान सड़क देखी तो कार में आ गए, हम परमिशन नहीं लेते। वाह, भूत के बाद चुड़ैल भी मिल गई। परमिशन नहीं लेते तो यही संगीत शुरू करवा देते हैं हम। बजाओ रे बजाओ, बजाओ। इशारे भर की देर थी, लेडी पुलिस वालों ने डंडों की बरसात कर दी उन पर। अरे कुछ चुड़ैल वाली हरकतें भी दिखाओ कि भूल गई सब कुछ। ये है लटकी मार, अपने बाप का नाम भी याद नहीं रहता। छोड़ दो हमें, अब हम सड़क पर नहीं उतरेंगे। चुड़ैल हो या डायन, लॉकडाउन में अब अगर सड़क पर दिखी तो ऐसे डंडे पड़ेंगे कि चूहा बनने के लायक नहीं रहोगे तुम लोग। भागो अपने घर, जाओ भागो यहाँ से। तो दोस्तों, वायरस के लॉकडाउन में स्टे होम एंड स्टे सेफ। एक गांव में एक बहुत मोटा लड़का रहता था। सब गांव वाले उसे पेठू राम कह के बुलाते थे। उसकी माँ उसके मोटापे और आलसीपन से बहुत परेशान हो गई थी। माँ, मुझे कुछ खाने को दो। अरे, अभी कुछ ही देर पहले तो खाना खाया था तूने। उसे खाए 1 घंटा हो गया। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे खाने के लिए दो, नहीं तो मैं बाहर जाकर खा लूंगा। हाँ हाँ, बड़ा आया बाहर जाकर खाने वाला। अरे, तू इतना खाता है कि तेरे खाने के डर से लोगों ने अपने खाने के ठेले बंद कर दिए हैं। कितना आलसी है तू, कुछ तो काम करता नहीं। घर में पड़ा रहे, मुझे अकेली से घर का खर्च नहीं चलता। अगर तू कुछ काम करे तो थोड़े पैसे मिल जाएंगे। नहीं माँ, मुझसे काम नहीं होगा। मुझे थकान हो जाती है। थकान तो होगी ही ना, इतना मोटा जो हो गया है खा खा के। फिर पेटू राम अंदर खाना खाता है और सो जाता है। एक दिन पेटू राम की माँ को एक जादूगर मिलता है। जी नमस्ते, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े जादूगर हैं। मुझे एक परेशानी है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बोलिए बहन, क्या मदद चाहिए आपको? मुझसे अगर हो सकेगा तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। जी, मेरा बेटा बहुत आलसी है और हमेशा खाते ही रहता है, कुछ काम नहीं करता। खा खा के मोटा हो गया है। पतला होने के लिए कुछ नहीं करता। पूरा गांव उसे पेटू राम कह के पुकारता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि आप उसे कोई ऐसी चीज दें जिससे उसका मोटापा थोड़ा कम हो जाए। ऐसी तो कोई चीज नहीं होती जिससे मोटापा कम हो जाए। उसे मेहनत और कसरत करनी पड़ेगी। फिर भी मैं कुछ सोचता हूँ, आप उसे कल मेरे पास लेकर आइए। अगले दिन पेटू राम की माँ उसे लेके जादूगर के पास जाती है। जादूगर जी, ये मेरा बेटा है जिसे सब पेटू राम कहते हैं। आओ बेटा, मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूँ। हाँ, माँ ने बताया था मुझे। आप मेरा मोटापा कम करने के लिए कोई जादुई चीज देने वाले हैं। हाँ देता हूँ, लेकिन वो चीज लेने के बाद तुम्हें 4 नारियल भगवान को चढ़ाने होंगे, और वो भी खुद पेड़ से उतार कर। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा पेट और भी बड़ा होकर फट जाएगा। नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। कितने दिन लगेंगे मेरा मोटापा कम होने में? 3 महीने। 3 महीने में तुम्हारा मोटापा कम हो जाएगा। मैं तुम्हें एक जादुई ताबीज देता हूँ, वो तुम अपने गले में बांध लो। और लेकिन याद रहे, उन 3 महीनों में
तुम्हें भगवान को नारियल चढ़ाने होंगे। ठीक है। फिर जादूगर उसे ताबीज देता है। पेटूराम ताबीज गले में बांध लेता है और पास के नारियल के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बड़े पेट और ज्यादा वजन के कारण वो पेड़ पे चढ़ नहीं पाता। ठीक है, तुम्हारे पास अभी वक्त है, तुम कोशिश करते रहना और ध्यान रहे तुम्हें ये ताबीज 3 महीनों तक गले से नहीं उतारना है। जी ठीक है। पेटूराम रोज नारियल के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता था, लेकिन चढ़ नहीं पाता था। फिर उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम इस तरह पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। तुम रोज थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करो, फिर तुम्हें पेड़ पर चढ़ने में आसानी होगी। हाँ माँ, ठीक है। फिर पेटूराम रोज चलना शुरू करता है। 24 दिन में ही उसे चलना अच्छा लगने लगता है। वो कसरत भी शुरू कर देता है और खेत में काम करने लगता है। काम और कसरत की वजह से उसका मोटापा धीरे धीरे कम होने लगता है। वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश भी जारी रखता है और 3 महीने पूरे होने के कुछ दिन पहले पेड़ पर चढ़कर नारियलों को लेकर आता है। उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। माँ, देखो मैंने खुद पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़े हैं। चलो हम इसे भगवान को चढ़ा कर आते हैं। वो मंदिर में जाने के लिए निकलते हैं, तभी उन्हें जादूगर मिलता है। जादूगर को देखकर पेटूराम कहता है, ये देखिए, मैंने नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़े हैं। आपके जादुई ताबीज ने सच में जादू दिखा दिया। मेरा मोटापा कम हो गया। अब मैं अच्छा महसूस करने लगा हूँ। काम पर भी जाता हूँ। अरे मैंने जो तुम्हें ताबीज दिया था वो जादुई नहीं था, लेकिन तुम्हारे आलसीपन पर कुछ तो इलाज करना था, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसे ही कहा था। अगर सीधी तरह से कहता कि मेहनत करो, कसरत करो, तो तुम मानते नहीं और हमेशा मोटे ही रहते। जी, मुझे मेरी गलती समझ आ गई। आज के बाद मैं कभी भी आलस नहीं करूँगा और माँ के हर काम में मदद करूँगा। उस दिन से गांव के लोग उसे पेटूराम कहना बंद कर देते हैं और वो खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगता है।